मैडम अभी स्टार्ट कर रही हैं आपका। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें ये स्टार्ट करना है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि पहले हमने प्री एजुकेशन पढ़ी, यानी प्री इंडिपेंडेंस में हमारी एजुकेशन कहते थे कितने कमीशंस बने थे, जब अंग्रेज़ों का ईयर था, जो इंग्लिश ईयर था, उसमें कितने कमीशंस बने थे, कैसे हमारे इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी, कौन कौन से कमीशन बने, कौन कौन से ऐसे एक्ट पास हुए जिसके द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यानी पहला पॉइंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले जो समिति बनी थी वो बनी थी ताराचंद समिति। पहली जो सबसे पहली समिति थी उसका नाम था ताराचंद समिति। ये 1948 में बनी थी। लेकिन इस समिति में सिर्फ इतनी विशेषता थी कि ये प्राइमरी की बात इन्होंने नहीं करी थी, ना ही इन्होंने हायर की बात करी थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा की बात करी थी। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी थी, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन कितने ईयर तक, इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 12 ईयर तक बताया था। ताराचंद समिति थी, इनकी रिपोर्ट में इन्होंने सिर्फ इतना बताया था। ये आई कब थी? ये 1948 में आई थी और इन्होंने बताया था सेकेंडरी एजुकेशन को कम से कम 12 साल की होनी चाहिए। इसके बाद जब नेक्स्ट जो दूसरी कमीशन आया था वो कमीशन हमारा था राधा कृष्णा कमीशन। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, जो सेकंड कमीशन हमारा था वो था राधा कृष्णा कमीशन, या इसको हम लोग यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1948 में आया था। ये कमीशन कब आया था? 1948, सेम ईयर था जब ताराचंद समिति जो आया था, उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था। तो इसमें क्या क्या वर्क हुए थे? इसमें सिर्फ इन्होंने, जैसे ताराचंद ने बात करी थी, यानी जब अंग्रेज़ों ने बात करी थी उन्होंने सिर्फ प्राइमरी सेक्शन की बात करी थी। लेकिन जब ताराचंद समिति आई, इन्होंने सेकेंडरी की बात करी। लेकिन जब राधा कृष्ण कमीशन बना तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करी। इन्होंने हायर की बात करी कि हमें हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना है, इसको डेवलप करना है। और वो भी किस में डेवलप करना है? इन्होंने मदर टंग की बात नहीं करी, इन्होंने रिलीजन टंग की बात नहीं करी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करी। यानी राधा कृष्ण कमेटी थी, जो राधा कृष्ण कमेटी थी या यूनिवर्सिटी कमेटी थी, वो 1948 में आई थी। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की बात करी थी, वो भी हायर एजुकेशन किस में? इंग्लिश में देने की बात करी थी। ठीक है, एंड थर्ड इसका नेक्स्ट जो कमीशन था वो था मुदालियर कमीशन। इसका नाम क्या था? मुदालियर कमीशन। ये कब आई थी? ये 1948 में आई थी। ये कमीशन कब आया था? ये 1948 में आया था। और इसको जिसने इस्टेब्लिश किया था, जो ये लेकर आए थे जी, उनका नाम था डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी। उनका क्या नाम था? जो उनके हेड थे जिसने इस कमीशन को बनाया था, उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी। इन्होंने इतनी बात करी थी, इन्होंने ना ही प्राइमरी लेवल की बात करी, ना ही इन्होंने सेकेंडरी लेवल की बात करी, ना ही इन्होंने हायर लेवल की बात करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जितने इंटरमीडिएट कॉलेज हैं या जितने इंटरमीडिएट स्कूल हैं, इनको हमें यूनिवर्सिटी से ऐड कर देना चाहिए। जितने 12वीं क्लासेस जो हैं, इनको हमें किस में ऐड करना चाहिए? यूनिवर्सिटी में ऐड कर देना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये मुदालियर कमीशन में कही थी, यानी डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी जी ने कही थी। और इन्होंने जो भी एजुकेशन दी जाए, इन्होंने कहा था मल्टी गोल ओरिएंटेड होनी। जो एजुकेशन दी जाती हैं वो बच्चों में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसे क्या कहते हैं? मल्टी गोल ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी बहुत ऐसी एजुकेशन जो इससे बहुत सारे लक्ष्य वो अपने लाइफ में प्राप्त कर सके। इसके बाद फोर्थ जो कमीशन आया था वो हमारा कोठारी कमीशन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन है कोठारी कमीशन। यहाँ से इन्होंने सेकेंडरी लेवल की बात कर दी, इन्होंने हाई लेवल की बात कर दी, और इन्होंने इंटर को यूनिवर्सिटी से जोड़ने की बात कर दी। पर इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जो कोठारी कमीशन था, इनके जो हेड थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, यानी इनका फुल नाम था दौलत सिंह कोठारी। ये कब आया था? ये 1964 में आया था। इन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट था 3 लैंग्वेज फार्मूला। इन्होंने कहा हम जिस भी लेवल में पढ़ते हैं हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी 30 सूत्री
तीन सूत्री भाषा के फॉर्मूला इन्होंने दिया था। इसमें क्या था, इन्होंने मदर टंग में पढ़ने की बात कही थी, रिलीजन में कहा था, और इन्होंने क्या कहा था, हमें इंग्लिश यानी 3 भाषा में हम पढ़ाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा था जो भी पढ़ाई करें हमें यानी प्राइमरी सेक्शन मदर टंग में, रिलीजन को इन्होंने सेकेंडरी में बोल दिया और हायर को इन्होंने इंग्लिश में ही बात कही थी। इन्होंने यहाँ पर 10+2+3 का भी कॉन्सेप्ट दिया था, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ इन्होंने 10+2+3 का कॉन्सेप्ट यानी स्ट्रक्चर तैयार किया था, इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, पर कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ था। और इन्होंने इस कमीशन में बात करी थी 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कोई भी कोर्स अगर हम जिसमें डिग्री मिलती है वो 3 साल की होनी चाहिए, और 4 ईयर ऑनर्स कोर्स की बात करी थी। ऑनर्स कोर्स सभी को पता है क्या होता है, ऑनर्स कोर्स वो कोर्स होते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें डीप नॉलेज होती है, अधिक से अधिक नॉलेज होती है और हम उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, ये ऑनर्स कोर्स होते हैं। तो कोठारी जी ने क्या कहा था कि ऐसे डिग्री कोर्स चलाइए जो 3 ईयर के हों और ऐसे ऑनर्स कोर्स चलाया जाए जो कि 4 ईयर के हों। ये था हमारा कोठारी कमीशन। एंड नेक्स्ट आता है जो इसके बाद जो स्टार्ट होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। वो कब आई थी, 1968 में आई थी। वो कमीशन कब आया था, ये पॉलिसी कब बनी थी, 1968 में। ये किसके टाइम पे बनी थी या किसने इसको प्रमोट किया था, इसको इंदिरा गांधी जी ने प्रमोट किया था, और इसी में यूनेस्को ने 4 पिलर दिए थे। वो 4 पिलर कौन कौन थे ये देख लीजिए। लर्निंग टू नाउ यानी कुछ जानने के लिए, लर्निंग टू डू यानी कुछ करने के लिए, एंड लर्निंग टू बी यानी कुछ बनने के लिए, एंड लर्निंग टू लाइव टुगेदर और साथ रहने के लिए। यानी जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। हम कुछ जानने के लिए पढ़ते हैं, हम कुछ करने के लिए पढ़ते हैं, हम कुछ बनने के लिए कहते हैं, और इस समाज में साथ साथ रहने के लिए भी करते हैं पढ़ाई। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी, 1976 यानी इसी पे 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम लोग 42वां अमेंडमेंट का यानी 42 अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या होता, जो हमारा एजुकेशन था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन को उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, इसको किस में रखा गया था, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे होती समवर्ती सूची, इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। यानी इसमें ना ये सेंट्रल लेवल में ना ही प्राइवेट, यानी दोनों ये जो एजुकेशन को था इन्होंने दोनों को बराबर उसमें डिवाइड करके इसमें सेंट्रल लेवल भी देख सकता है इसको, और इसको स्टेट लेवल भी देख सकते हैं। तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। ये कब हुआ था, ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में आई थी। इंदिरा गांधी जी ने इसको प्रमोट किया था, यूनेस्को ने इसी में 4 पिलर दिए थे। और इसमें एक चीज़ और हुई थी इम्पॉर्टेंट, इसमें एक चीज़, इसमें 10+2+3 के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था, यानी यहाँ पे इसने वर्क करना चालू कर दिया था। जब हमारी ये न्यू फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस टाइम पे जो कोठारी जी ने 10+2+3 का कॉन्सेप्ट बनाया था, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये वर्क करने लगा था। ठीक है, इसके बाद 6वीं जो हमारी नेशनल पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की आई थी, यानी जस्ट इसके अपोजिट, यानी ये 1968 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसमें क्या, इसको किसने प्रमोट किया, ये राजीव गांधी जी लेकर आए थे। ये जो पॉलिसी लाए थे ये राजीव गांधी जी लेके आए थे। इसकी जो अप्रोच थी, कैसे अभी तक जितनी अप्रोच थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, यानी टीचर जैसा चाहता था वैसा बच्चों को पढ़ाता था। बट यहाँ से चेंज हो गया जब हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, यानी राजीव गांधी जी के टाइम पर जो आई थी, वो क्या हो गया, तो कैसी अप्रोच एक्सेप्ट करी गई थी, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एक्सेप्ट करी गई थी। यानी बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना होता था, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे की रुचि किस में है, ये चीज़ टीचर को देखनी पड़ती थी, इसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना पड़ता था। और इसी में जब ये पॉलिसी बनी थी, इसी टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1985 को। तो समझ रहे हैं ना इसमें कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 86 थी, इसमें 3-4 में इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे। क्या क्या, इसे राजीव गांधी ने प्रमोट किया था, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी, और इसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हुई थी, यानी इस्टेब्लिश हो गई थी, वर्क करने लगी थी।
इसके बाद हमारा जो 7th आया था, यानी कि पहले इतनी नहीं आई, इसके बाद 7th आया जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी यहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट नेशनल पॉलिसी 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन 1986 और यहाँ आ गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1993। अब देखो इसको कौन लेकर आया था, इसको प्रमोट किसने किया था, इस रिपोर्ट को सबमिट करने वाले कौन थे, यशपाल, यानी प्रोफेसर यशपाल जी, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इन्होंने किया था। तो इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1993 वाली जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी यशपाल जी ने करी थी। और इसमें यशपाल जी ने जो 93 में कहा था, ये इन्होंने प्राइमरी लेवल को रिपोर्ट किया था, नहीं जो रिपोर्ट तैयार करी थी वो सिर्फ प्राइमरी सेक्शन को देखा गया था, प्राइमरी एजुकेशन की ही बात करी गई थी। अब इसमें देखो इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने टाइटल दिया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि उस समय कैरिकुलम, एकेडमिक कैरिकुलम बच्चों का इतना ज़्यादा था कि बच्चे बोझ तले दब जाते थे, यानी बैग इतना भारी हो जाता था कि बच्चे पढ़ने के ज़्यादा तो बोझ को लाद के चलते थे। तो इन्होंने एक टाइटल दिया था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब हमें विदाउट बर्डन पढ़ना है, हमें बोझ लाद के नहीं पढ़ना है, हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें कोई कॉपी किताबों का बोझ ना हो। ठीक है, इन्होंने इसी जो ये 1993 वाली पॉलिसी बनी थी, इन्होंने इसी में नवोदय विद्यालय खोलने की बात करी थी। इन्होंने कहा था कुछ ऐसे विद्यालय खोलिए जो CBSE लेवल के हो और CBSE लेवल की पढ़ाई करा सके, यानी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो अच्छे से मानी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी अच्छी नहीं होती है, आप कुछ उनके टेस्ट कराइए, जब बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर आप एडमिशन दीजिए नवोदय विद्यालय और बच्चे वो आगे कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, इसमें परिसर होते हैं, यानी स्कूल में ही आप जाके रह सकते हैं, आपके रहने का खाने के जो भी इंतजाम होता है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसी पॉलिसी में इन्होंने कहा नो होमवर्क, यानी बच्चे को कोई होमवर्क, आप पढ़ाइए बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाइए, बार बार रिवीजन कराइए, दूसरे दिन आते हैं फिर रिवीजन करिए, पर उन्हें कोई होमवर्क मत दीजिए, बच्चे से बच्चों का बचपन मत छीनिए। इन्होंने प्राइमरी सेक्शन की बात करी थी, ये इन्होंने नो होमवर्क की बात किस में करी थी, प्राइमरी सेक्शन में करी थी। और इसी समय जब हायर की बात थी तो इन्होंने कहा था हायर एजुकेशन में कि आप बड़े बच्चों को भी होमवर्क मत दीजिए, लेकिन हाँ एक असाइनमेंट दीजिए, उन्हें अपने शब्दों में बुक से कोई चैप्टर का कोई असाइनमेंट लिखने के लिए दीजिए, बच्चे अपने शब्दों में ऑन शब्दों में वो उन्हें वर्डों में वो अपने बारे मतलब वो कुछ लिख कर आए, कुछ एक असाइनमेंट तैयार करें, आप उन्हें असाइनमेंट लिखने के लिए दीजिए, बट उन्हें कोई होमवर्क मत दीजिए। और प्राइमरी सेक्शन में तो उन्होंने बिल्कुल होमवर्क की बात ही नहीं करी। तो इसके बाद जो 8 आई था, हमारा जो 8 कमेटी थी वो यशपाल कमेटी थी 2009 की, यानी पहली कमेटी जो इन्होंने बनाई थी वो 1993 की थी, एंड जो सेकंड बनाई थी इन्होंने यशपाल कमेटी वो 2009 की थी। तो इसमें जो पहले वाले में क्या था, ये प्राइमरी सेक्शन को फोकस किया था, इसमें इन्होंने हायर एजुकेशन को फोकस किया था, यानी हायर लेवल की एजुकेशन को फोकस किया था। ठीक है, तो फोकस ऑन हायर एजुकेशन, इसमें इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी लेवल को ना करके हायर एजुकेशन को फोकस किया था। और इन्होंने 2-3 मेन पॉइंट क्या किया था, इस कमेटी में इन्होंने कहा था NCT, AICT, UGC एंड अदर बॉडीज़ रिप्लेस, यानी बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ उस टाइम पे थी जैसे BCI, PCI, DEC, ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ को इन्होंने रिप्लेस करने की बात करी थी। और रिप्लेस करके इन्होंने कहा था एक नई बॉडी बनाइए जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, NCHER, इन्होंने इस बॉडी का नाम दिया था NCHER। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यशपाल कमेटी 2009 में आई थी, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस में फोकस किया था, हायर एजुकेशन में फोकस किया था। इन्होंने कहा NCTE एंड AICT, UGC एंड अदर बॉडीज़, यानी बहुत सारी जो और रेगुलेटरी बॉडीज़ थी उन बॉडीज़ को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाइए जिसका नाम इन्होंने दिया था NCHER। NCHER का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, सारे के सारे देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म क्या होता है इनका, कमीशन फॉर नेशनल हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। जो इनका NCCHER का जो फुल फॉर्म होता है, NCHER का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर नेशनल हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अब ये कैसी बॉडीज़ थी ये भी समझना ज़रूरी है। जो हमारे यशपाल जी ने कमेटी 2009 में बनाई थी, ये 7 मेंबर बॉडीज़ थी, यानी इसमें 7 लोगों की बॉडीज़, ऐसी कितनी बॉडीज़ जुड़ी थी, 7 बॉडीज़ को इन्होंने ऐड करके एक नई बॉडी बनाई थी। और इसी में इस कमेटी में यानी इसमें रिपोर्ट जब सबमिट करी तो इन्होंने कहा था हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसको पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री कर दो,
उसमें कोई मतलब इस एजुकेशन में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हमारा हायर एजुकेशन डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा और बहुत एक अच्छे लेवल पे जाएगा। ये सब किसने कहा था? यशपाल जी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट जो आई थी वो सैम पित्रोदा समिति थी, वो 2005 में आई थी। सैम पित्रोदा, इन्होंने भी बहुत अच्छी मतलब बातें कही थी। इन्होंने भी प्राइमरी हायर काफ़ी लेवल पे इन्होंने बात करी, बट इन्होंने 2 पॉलिसी और ये 2 कमीशन बनाए थे, जिसको ये 2005 में जो लेकर आए थे वो KNC लेकर आए थे। इन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए थे, 2005 में आई थी जो KNC, जिसका नाम इन्होंने फुल फॉर्म दिया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसमें इन्होंने कहा था नेशनल नॉलेज कमीशन। एक जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उसका नाम इन्होंने दिया नेशनल नॉलेज कमीशन। और 2010 में भी एक इन्होंने समिति बनाई थी NKN। 2005 में इन्होंने KNC बनाई है, नेशनल नॉलेज कमीशन, एंड 2010 में जो इन्होंने बनाई थी NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। मतलब एक कमेटी इन्होंने बनाया था नेशनल नॉलेज कमीशन, एंड जो सेकंड बनाई थी 2010 में जो बनाई थी नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये सारा का सारा जो अभी हमने पढ़ा ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया की बात करी है, प्री की बात कर चुके। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और थैंक यू क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं।